हेलो एवरीवन, तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का MCQ नंबर 2 है। इसमें हम अगले 30 MCQs का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सिप कोड एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर्म है, ये क्या करती है। तो पहले तो सिप कोड समझ लो। सिप कोड मीनिंग होता है स्टेट की एक मतलब संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु की है, तो ये तमिलनाडु टी लग जाए यहाँ पे। तो मतलब जो भी हमारे लघु उद्योग हैं उनके सहायता के लिए एक इंस्टीट्यूशन से सरकारी, उसे सिप कोड या फिर सिपको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिप कोड है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो इसकी होती है वो किस फॉर्म में होती है, मतलब किस रूप में होती है, एक लोन के रूप में या फिर सीड कैपिटल स्कीम और अंडर राइटिंग द कैपिटल इशू या फिर सभी। तो सीड कैपिटल स्कीम भी होती है। देखो सीड कैपिटल जो है ना एक बहुत ही प्यारी टर्म है, टेक्निकल तरह से सीड कैपिटल बनाया गया है। सीड कैपिटल का मतलब ये मत समझना कि कहीं पे सीड खरीदने हैं, मतलब बीज वगैरह के लिए कैपिटल ली जा रही है, नहीं। जो भी हमारे जितने भी स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, तो इनको हम एक तरह से सीड मानते हैं, मतलब क्योंकि अभी ये पेड़ तो बन नहीं गए, अभी ये बीज बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्टार्टअप हमारे बीज हैं, तो इन बीजों के लिए जितना ही पैसा लगाया गया है उसे हम सीड कैपिटल बोलते हैं। तो मतलब जितना भी हमारा पैसा गवर्नमेंट या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टार्टअप में डालती है, मतलब स्टार्टअप के लिए फंड करती है, उस कैपिटल जो देती है उसे बोलते हैं सीड कैपिटल। ठीक है, तो सीड कैपिटल स्कीम, अंडर राइटिंग द कैपिटल इशू या फिर सभी, तो ये सभी के लिए ये जो संस्था है सिप कोड की, इस सभी के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है द बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सिप कोड गाइड एंटरप्रेन्योर्स इन तो अप्लाइंग द लाइसेंस अप्रूवल ऑन कंट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ स्केयर रॉ मटेरियल, ये भी ऑल ऑफ द अबव है। TIIC इज स्पॉन्सर्ड बाई द, जहाँ भी आपको फुल फॉर्म समझना है गूगल कर लीजिए उसे। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, ये मतलब संभावनाएं कम है कि आपको किसी दूसरे स्टेट की पूछी जाए जो या तो केंद्रीय हैं या फिर आपके स्टेट की हैं, तो उन्हीं की शायद पूछी जाएंगी आपसे, ये केवल संभावना है। तो TIIC जो है वो कौन सी स्टेट स्पॉन्सर करती है उसे, तो ये तमिलनाडु ही स्पॉन्सर करती है उसको। ठीक है, यूपी की कोई दूसरी होगी, उसे सर्च कर लेना। 34 इन बैकवर्ड एरिया टर्म लोन्स फॉर एक्सपेंशन और सेटिंग अप अ न्यू यूनिट आर अवेलेबल एट। ठीक है, तो एक नई यूनिट कैसे अवेलेबल होती है, तो ये होती है कंसेशनल टर्म, मतलब जो भी जितनी बड़ी टर्म होती हैं उनको हम कंसेशन देते हैं बैकवर्ड एरियाज में लगाने के लिए। ठीक है, छूट मतलब प्राप्त करते हैं बोलो। 35 अ कमर्शियल बैंकर वुड प्रेफर अ ब्लैंक छोड़ा है डेब्ट इक्विटी रेशियो ओवर द ईयर एज इट इंडिकेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ यूनिट। तो मतलब ये है यहाँ पे ब्लैंक जो छोड़ा है उसमें पूछा है कि वो डिक्लाइन करेगी, इंक्रीज करेगी, स्टेबल रहेगी या फिर फ्लैक्चुएट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्लाइन, वो डिक्लाइन करेगी। ठीक है, जो भी डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो कम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP कोर्स कंटेंट, जो कंटेंट है वो क्या कंटेन करता है। ठीक है, EDP कोर्स, तो उसका आंसर है जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जनरल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, मोटिवेट ट्रेनिंग मोटिवेट करता है उन्हें, और फिर मैनेजरियल स्किल्स को सिखाता है। ठीक है, इसी को बोल, यही है हमारा EDP कोर्स। तो नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो। ठीक है, EGB बोलते हैं इसे। पास सेट अप बाई, तो मतलब किसके द्वारा इस सेटअप किया गया, तो इसका आंसर है IIC।
IIC के द्वारा हमारा एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो स्थापित किया गया था। 38 ब्लैंक छोड़ा है। कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान बेस्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रोजेक्ट जो होता है वो हमारा डिफाइन होता है स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। 39 लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिक्स एसेट द प्रोजेक्ट विल बी टर्म्ड एज, मतलब बहुत ही लार्ज इन्वेस्टमेंट है, एसेट फिक्स है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को क्या मतलब बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। अगला है पर्ट स्टैंड फॉर। पर्ट तो जानते ही होगे, पर्ट और CPM, शायद नहीं तो अब जान लो। जो पर्ट होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। इसका हम क्वालिटी कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं या और भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लो कि PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। 41 ब्लैंक छोड़ा है इज यूज्ड टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर है जो प्रोडक्ट शेड्यूलिंग है उसी को हम अकम्प्लिश करने के लिए उसको इकोनॉमिकली मिनिमम अवेलेबल टाइम और लिमिटेड टाइम रिसोर्सेज में पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और 42 ब्लैंक छोड़ा है इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क एंड परसीव्ड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट। आंसर है इसका वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वही ये रिस्क पे लगाई गई स्टार्टअप के लिए कैपिटल, ठीक है। 39 इन ब्लैंक छोड़ा है machines and equipment are arranged in the order of sequence in which they are to be used for manufacturing the product। तो आंसर है प्रोडक्ट लेआउट, इन दी प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। बाकी ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म, कौन सी टर्म, इसके लिए ये नहीं बताया, ये पूछा है डोनेटेड बोनस और फाइनेंशियल एड which is given by a government to an industry to help it compete with other units। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बाउंटी। एक बाउंटी नाम की टर्म होती है, ठीक है, बाउंटी बोलते हैं उसको, तो वही ये सब डोनेट करती है। 45 ही ग्रांटिंग ऑफ कैश सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, मतलब कैश सब्सिडी किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे अगर आप देते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी हो जाएगा। 46 न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80J इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तो नीचे करो। 47 ब्लैंक छोड़ा है is primarily concerned with the identification of the project demand potential and the selection of the optimal technology। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। उसके बाद तो सब यही है। 48 ब्लैंक छोड़ा है रेफर टू सम एक्शन विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट नेसेसरी टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक इवेंट। तो इसका आंसर होता है कोई भी एक एक्टिविटी होती है, जब आप PERT CPM पढ़ोगे तो उसमें एक एक्टिविटी होती है, तो उसमें यही एक डेफिनेशन सी होती है, रेफर टू सम एक्शन विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट नेसेसरी टू कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। कोई इवेंट है जैसे भी टास्क कंप्लीट कर रही है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका।
इसी को एक्टिविटी बोलते हैं। 49 ब्लैंक छोड़ा है इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरियस एक्टिविटी एंड इवेंट रिलेटेड टू आ। तो किससे रिलेटेड होती हैं ये सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं आपकी नेटवर्क डायग्राम से, ठीक है। तो जो मैंने बनाया था ना इस टाइप से, सब नेटवर्क डायग्राम भी बनता है सीखने का इस तरह से मतलब स्टार्टिंग से होके लास्ट भी जहाँ भी होता है। 50 activities which must be finished before a given event can occur are termed as, उनको मतलब किस तरह से डिफाइन करते हैं या फिर क्या टर्म दिए उन्हें, तो उसे बोलते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। तो जो भी हमारी हैं मतलब पहली हो ही जानी चाहिए, तो इसको प्रीसीडिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। 51 एक्टिविटीज विच कैन बी अकॉम्प्लिश साइमल्टेनियसली आर टर्म्ड एज, मतलब साथ साथ में होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? ऐसी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज, ठीक है। और अब तो एक फुल फॉर्म पूछ लिए EST किसे कहते हैं, तो EST बोलते हैं ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट 53 एडिशनल टाइम which a non-critical activity can consume without increasing the project duration is called, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टोटल फ्लोट, ठीक है। 54 ब्लैंक छोड़ा है इज एन इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच। तो कौन सी होती है? ये होती है आपकी PERT, जिसके बारे में अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, प्रोग्राम इवोल्यूशन। 55 ब्लैंक छोड़ा है इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपकी जो CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड, यही हमारी जो एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच होती है, ठीक है। आप देख लो ना कितना सारा पार्ट CPM से आ रहा है और ये आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके जो एग्जामिनेशन है अगर MCQs में नहीं होते तो ये पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 90% चांसेस होते हैं इसके। 56 ब्लैंक छोड़ा है इज द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ अचीविंग अ रेशनल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड। मतलब किस तरह से एलोकेट करोगे इस तरह, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट अप्रीजल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट 57 ब्लैंक छोड़ा है मे बी डिफाइंड एज अ एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो ओवर दैट ऑफ आउटफ्लो। तो क्या मतलब यहाँ पे क्या पढ़ना है इसमें? नॉट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा नीट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक मे बी क्लासिफाइड एज अ एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो ओवर दैट ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। 58 डिसीजन टेकिंग बाय अ एंटरप्रेन्योर ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटरप्राइज आर टेकन एज। तो उसकी एंटरप्राइज के बिहाफ पे कोई लिया गया डिसीजन, मतलब क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, ठीक है। 59 डिसीजन विच आर कंसर्न विद पॉलिसी मैटर एंड एक्सरसाइज फंडामेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। जो भी है हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारे ऑब्जेक्टिव जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ठीक है। इस तरह के हम जो डिसीजन लेते हैं उनको। लास्ट 60 मतलब ब्लैंक छोड़ा है इसमें भी, इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिजाइंड टू प्रोड्यूस न्यूमरस मतलब होता है कुछ भी दिमाग से रिलेटेड, न्यूमरस आइडियाज इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब शॉर्ट पीरियड में जो भी न्यूमरस आइडियाज हैं उनको उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक होती है, वो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम ब्रेन स्ट्रोमिंग, ठीक है। ये भी ब्रेन से रिलेटेड है ना, जिससे आप वो कर सकते हो, ये ब्रेन और ये न्यूमरस, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग।
तो आई थिंक आपको सारा समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको डाल के मतलब एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद उससे रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।